Hello guys, this is Saurav and welcome to my YouTube channel. Today we shall be doing the last chapter of your class 11 NCERT Legal Studies book. It was a 16 chapter long book, ठीक है। और जनरली जो 11th की किताबें होती है वो ज़्यादा डिफिकल्ट होती है एज कम्पेयर टू द बुक्स ऑफ ग्रेड 12, ठीक है। इट हैड मैनी टेक्निकल चैप्टर्स जो हमने काफ़ी अच्छे से कर लिए थे, ठीक है। आई गेस आई वॉज एबल टू डू जस्टिस विद दिस सब्जेक्ट, ठीक है। And I would like to thank you all for all your views, all your comments, all your likes, ठीक है। I am very overwhelmed with the love that you showered on me, ठीक है। मुझे genuinely बहुत अच्छा लगा। Thanks a lot. We will meet in grade 12 again, ठीक है। 12वीं क्लास में I will be there with you. I will be creating lot of videos of CLAT as well. अगर आपके अंदर कोई स्पेसिफिकली CLAT एस्पिरेंट है तो यू कैन अप्रोच मी फॉर योर डाउट्स, ठीक है, रिगार्डिंग योर प्रिपरेशन। इस साल मैंने AIR 40 जनरल कैटेगरी और OBC कैटेगरी में AIR 1 को मेंटोर किया था, ठीक है। आई मेंटोर्ड अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स टू टॉप नेशनल यूनिवर्सिटीज़ और मेरी पर्सनल मेंटोरशिप का जो सिलेक्शन रेशियो है वो बहुत हाई होता है, ठीक है। और जनरली मैंने काउंट किए थे, मेरे जो सेलेक्ट कराए हुए बच्चे हैं वो टॉप 5 NLUs में ज़्यादा है, नीचे वाले NLUs में कम है, ठीक है। तो मे बी हो सकता है भगवान का आशीर्वाद हो सकता है मेरे को कुछ अच्छे से आता हो, ठीक है। हो सकता है वो बच्चे बहुत अच्छे हो, एनीथिंग कैन बी देयर, बट डू अप्रोच मी, ठीक है, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट एंड अदर थिंग्स। 12th के अंदर तो हम मिलेंगे ये तो मेरे को पक्का पता है, ठीक है। और वन मोर थिंग, don't forget to subscribe to this channel because I want to grow this channel in a CLAT oriented channel, ठीक है। और you know most of the education that is being provided over here is free of cost, ठीक है। lot of efforts goes on making these PPTs and all these things. मेरे को सब्सक्राइबर से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मैं तो व्यूज से ही खुश हो जाता हूँ, बट मार्केट को नंबर्स दिखता है, ठीक है। सो दैट इज द सिनेरियो। टॉकिंग अबाउट द चैप्टर, तो दिस इज द लास्ट चैप्टर, चैप्टर 5 वन शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। चैप्टर का नाम है प्रिवेंशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, ठीक है। दिस लेक्चर इज बीइंग प्रेजेंटेड बाय मी। आई एम सौरभ राजवीवाल। आई एम अ ग्रेजुएट ऑफ नेशनल यूनिवर्सिटी जोधपुर एंड अ लॉयर बाय ट्रेनिंग, ठीक है। शायद आप थक गए होंगे ये सेम चीज बार बार सुन के, बट इट इज व्हाट इट इज, जो पहचान है वो यही है। डिस्कसिंग द कंटेंट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर लेक्चर, तो वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक दैट इज रिगार्डिंग द डोमेस्टिक अब्यूज एंड वायलेंस, ठीक है। डोमेस्टिक अब्यूज और वायलेंस एग्जैक्टली होता क्या है, इसकी डेफिनेशन हम पढ़ेंगे। उसके बाद में ये जो चैप्टर है देखो 3 तरीके से डिवाइडेड है। शुरुआत में इसमें डेफिनेशन दी हुई है, उसके बाद में ग्लोबल पर्सपेक्टिव, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रीटीज और इंडिया किस तरीके से उनको अध्ययन करता है उसके बारे में बात करी गई है। फिर उसके बाद में ये वाली जो स्लाइड है इसमें ये बताया गया है कि इंडिया के अंदर डोमेस्टिक वायलेंस के लॉज पहले नहीं थे। 2005 के अंदर हमने ये एक्ट बनाया था। दिस एक्ट वाज बीइंग ड्राफ्टेड इन 2005। उससे पहले हमारे पास डोमेस्टिक वायलेंस के लॉज नहीं थे। तो किस तरीके से ये इवॉल्व हुआ है। डोमेस्टिक रिलेशनशिप, तो देखो डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर सिर्फ वाइफ्स नहीं आती है, ठीक है। मदर कैन ऑल्सो बी एन विक्टिम ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, सिस्टर कैन ऑल्सो बी अ विक्टिम, ठीक है। तो दीज काइंड ऑफ सिनेरियोज आर देयर, उसके बारे में हम बात करेंगे। डेफिनेशन ऑफ अब्यूज इन इंडियन लॉ, सपोर्ट सिस्टम, स्पेशल ऑफिसर्स, ठीक है, जो प्रोसीजरल एफिशिएंसीज है जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट एस्टेब्लिश करता है उसके बारे में हम बात करेंगे। जुडिशियल रेमेडीज, इमरजेंसी रिलीफ, सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, ये उसके बाद में तीसरी चीज है जो डिस्कस होगी, ठीक है। शुरुआत में तो ये इंटरनेशनल कन्वेंशंस हो गए, उसके बाद में ये इंडियन लॉज हो गए, उसके बाद में सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, इसका प्रिवेंशन, इसके ऊपर एक विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान केस हुआ था। उसके अंडर कुछ विशाखा गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट ने पास की थी, उसके हिसाब से प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट ड्राफ्ट किया गया 2013 के अंदर, ठीक है। एंड फाइनली मैट्रिमोनियल राइट्स और लीगल रिट्रेसल, ठीक है। दीज आर गोइंग टू बी द टॉपिक्स। आई गेस पूरा का पूरा चैप्टर जो आपका है वो इनके थ्रू कवर हो जाएगा, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द फर्स्ट थिंग दैट इज डोमेस्टिक अब्यूज एंड वायलेंस। तो इसके अंदर आप देखिए domestic abuse or domestic violence is a repetitive pattern of behavior within any domestic relationship utilized to gain or maintain absolute power and control over another individual, ठीक है। तो domestic abuse कह दो या domestic violence कह दो, वन एंड द सेम थिंग है, ठीक है। ये एक तरीके से पैटर्न ऑफ बिहेवियर है जो अपना डोमिनेंस दिखाने के लिए दिखाया जाता है, ठीक है। मेनली ऐसा नहीं है कि मेल्स ही डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं, मेजरली मेल्स आर इनटू डोमेस्टिक वायलेंस बट फीमेल्स आर आल्सो इन्वॉल्वड इन दैट, ठीक है। कई बार ऐसे होता है कि फीमेल्स ने भी क्रूएलिटी करी हुई होती है,
अपने हस्बैंड्स के ऊपर या अपने ब्रदर्स के ऊपर, ठीक है, या फिर अपने बच्चों के ऊपर, ऐसा भी हो सकता है। तो अपनी अथॉरिटी शो करने के लिए किसी को मारना, पीटना, वायलेंस को यूज करना, इस तरीके की चीज करना डोमेस्टिक अब्यूज कहलाता है। उसके बाद में द अब्यूज इज नेवर लिमिटेड टू जस्ट फिजिकल हार्म। ये चीज थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। येलो कलर के अंदर जो भी मार्क्ड है कंटेंट में तो वो सजावट के लिए है, बाकी अगर नोट्स के अंदर येलो कलर के अंदर कुछ भी मार्क्ड है मतलब वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो अब्यूज है या फिर वायलेंस है, इट इज नॉट जस्ट फिजिकल हार्म, किसी को मारना पीटना ही नहीं है। इसका जो डेफिनेशन है वो और ज्यादा वाइड है, ठीक है। इट इनकम्पासेस अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ सेक्सुअल, इमोशनल, इकोनॉमिक, साइकोलॉजिकल एक्शंस और थ्रेट्स डिजाइन टू मैनिपुलेट, इंटिमिडेट एंड फ्राइटन अ पर्सन। तो ये काफी बड़ा स्टेटमेंट है, काफी ज्यादा चीजें इसके अंदर लिखी हुई है। तो हम देखते हैं अब्यूज का सबसे पहले तो मतलब ये नहीं है कि सिर्फ फिजिकल हार्म हो रहा है, ये एक बहुत ब्रॉड टर्म है। इसके अंदर सेक्सुअल अब्यूज हो सकता है, इमोशनल अब्यूज हो सकता है, इकोनॉमिक अब्यूज हो सकता है। मान लो कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को पैसे ही नहीं देता, ठीक है, तो ये भी एक तरीके का डोमेस्टिक वायलेंस या डोमेस्टिक अब्यूज ही है। उसके अलावा साइकोलॉजिकल भी हो सकता है। दीज आर एक्शंस और थ्रेट्स डिजाइन टू आइदर मैनिपुलेट सम पर्सन, इंटिमिडेट सम पर्सन, इंटिमिडेट मतलब डराना, और फ्राइटन भी कहीं ना कहीं डराना नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद में सच वायलेंस ट्रांसेंड्स ऑल सोशल बैरियर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल्स रिगार्डलेस ऑफ देयर रेस, एज, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, रिलीजन और इकोनॉमिक बैकग्राउंड एंड अकर्स इन वेरियस रिलेशनशिप टाइप्स इंक्लूडिंग मैरिज एंड डेटिंग। तो यहां पे देखो ये वायलेंस है, ये सोशल बैरियर्स को नहीं मानता, ठीक है। बुरा इंसान कहीं भी हो सकता है, ठीक है, वो भले ही मेल हो, फीमेल हो, भले ही वो क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, बुरा इंसान कहीं भी हो सकता है, किसी भी कास्ट के अंदर हो सकता है, किसी भी जगह के ऊपर हो सकता है, ठीक है। अब यहां पे देखो इसके अंदर कोई सोशल बैरियर नहीं लगते, ठीक है। ये बहुत सारे इंडिविजुअल्स को अफेक्ट करता है, चाहे वो किसी भी रेस के हो, ठीक है, काले गोरे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी एज के हो, ठीक है, बच्चों के साथ भी हो सकता है, बड़ों के साथ भी ये वायलेंस हो सकता है, ठीक है। सेक्सुअल ओरिएंटेशन कोई फर्क नहीं पड़ता, मेल्स कैन बी विक्टिम ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, फीमेल्स कैन बी विक्टिम ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। रिलीजन अगेन इट इज नॉट अ बार, ठीक है। उसके बाद में इकोनॉमिक बैकग्राउंड भी इसके अंदर मैटर नहीं करता। मैंने देखा है कि अमीर घरों में भी दिक्कतें होती है, ठीक है। वाइल आई वॉज ग्रोइंग अप तो आई वॉज लाइक कि भाई अमीर घरों में तो क्या ही दिक्कत होती होगी, ठीक है, इनके पास तो सब कुछ है, बट अमीर घरों में भी काफी दिक्कतें होती है, ठीक है। द पीपल हु बिलोंग्स टू रिच हाउस होल्ड, मनी डज नॉट बाय हैप्पीनेस, मनी कैन बाय यू गुड थिंग्स, ठीक है, गुड थिंग्स कैन गिव यू हैप्पीनेस बट मनी एग्जैक्टली डज नॉट बाय हैप्पीनेस, ठीक है। सो दैट इज द सिनेरियो। तो इट इनकम्पासेस द बाउंड्रीज ऑफ मनी, द बाउंड्रीज ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, ईच एंड एवरीथिंग, मतलब कोई भी इंसान डोमेस्टिक अब्यूज और डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो सकता है, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट थिंग दैट इज रिगार्डिंग ग्लोबल पर्सपेक्टिव्स ऑन डोमेस्टिक वायलेंस। तो ग्लोबली क्या क्या पर्सपेक्टिव है, मतलब किस तरीके से इसको परसीव किया जाता है वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर, डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर, कहां कहां ये बैंड है और कहां कहां इसको एक एक्सेप्टेबल प्रैक्टिस माना जाता है, ठीक है। तो दैट वी विल डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर स्लाइड। तो व्हाइल डोमेस्टिक वायलेंस इज स्ट्रिक्टली forbidden in Western nations, many countries still struggle with legal recognition and social acceptance of this issue, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वेस्टर्न कंट्रीज, जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहां पे तो ये स्ट्रिक्टली फॉरबिडन है, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग लॉज बने हुए हैं वहां पे डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ। बट कुछ देश है जो आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं इस चीज से, और कई देश तो ऐसे हैं जहां पे इसे एक सोशली एक्सेप्टेड प्रैक्टिस माना जाता है कि डोमेस्टिक वायलेंस होना ही चाहिए। कुछ देश ऐसे भी है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है इस स्लाइड के अंदर, दैट आई विल रीड आउट, ठीक है। In several reasons, laws or cultural norms may even permit limited physical means for a man to discipline his family members, highlighting a significant global disparity in human rights protections, ठीक है। तो कई जगह ये माना जाता है कि फिजिकल मीन्स यूज किए जा सकते हैं बाई ए मैन टू कंट्रोल हिज फैमिली, ठीक है, या फिर टू एक्सर्ट अथॉरिटी ओवर हिज फैमिली और मेक हिज फैमिली डिसिप्लिन, ठीक है। अब एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, जैसे तुम लोगों का जो 12th का बैच है वो 2027 का है, ठीक है, यू विल बी डूइंग योर 12th इन 2027। आई बिलोंग टू राजस्थान, ठीक है। राजस्थान एक एकदम ऐसे, मैं कोई पिछड़े हुए इलाकों से नहीं आता राजस्थान के। राजस्थान हैज अ थार डेजर्ट वाला एरिया जो थोड़ा सा बैकवर्ड है, ठीक है। नीचे साउथ राजस्थान जो है वो ट्राइबल एरिया है, अरावली हिल्स वगैरह वहां पे वो थोड़े से बैकवर्ड एरियाज है। फिर उसके बाद में राजस्थान का जो एरिया हरियाणा और दिल्ली के आसपास लगता है, ठीक है, जिसको हम एक तरीके से नॉर्थ ईस्टर्न राजस्थान कहते हैं, ठीक है, वो प्लेन एरिया है। आई बिलोंग टू दोज एरियाज, ठीक है।
अब देखो, आई बेसिकली बिलोंग टू द डेवलप्ड एरियाज ऑफ राजस्थान वाइल आई वाज इन स्कूल, ठीक है, वी यूज्ड टू गेट बीटन अप वेरी बैडली बाय आवर टीचर्स, ठीक है, एंड इट वाज अ सोशली एक्सेप्टेड प्रैक्टिस, नोबडी यूज्ड टू से एनीथिंग, ठीक है, इवन व्हेन वी यूज्ड टू कम बैक टू आवर होम्स एंड टेल अबाउट इट, घर वाले भी ऐसे कभी बहुत ज्यादा एक्सट्रीम कुछ हो गया तो एक्शन लेते थे, नॉर्मल ऐसे 5-7 थप्पड़ पड़ गए तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, रिलैक्स है, मतलब इजी सीन है, इस तरीके का सिनेरियो माना जाता था, ठीक है। तो ये जो वायलेंस है कई जगह ऐसे है, मतलब स्टीरियोटाइप्स बने हुए हैं, सोसाइटी ने एक्सेप्ट कर रखा है कि ये चीज होनी चाहिए, ठीक है। आजकल ये चीजें चेंज हुई है, आजकल मैं बच्चों को पढ़ाता भी हूँ, मेंटोर भी करता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि हाँ ये मतलब टीचर्स का बच्चों को मारना पीटना कम हुआ है, बट एक टाइम पे तो भाई इट वाज अ वेरी वाइड स्प्रेड प्रैक्टिस, ठीक है, और मेरे एरिया में तो बहुत ज्यादा थी भाई, ऐसे लगता था कि भाई मतलब स्कूल तो मार खाने ही जाते हैं, पढ़ने तो क्यों ही जाते हैं, ठीक है, दैट वाज द सिनेरियो। अब उसके बाद में देखिए डेवलपिंग नेशंस लाइक जॉर्डन, गुएनिया, जाम्बिया, सिएरा लियोन, लेओस, इथियोपिया सी डोमेस्टिक वायलेंस एज अ सोशली एक्सेप्टेबल प्रैक्टिस। इन देशों के अंदर ये सारे के सारे वैसे तो गरीब देश ही लग रहे हैं, जॉर्डन तो थोड़ा बहुत डेवलप्ड है, ठीक है, लेकिन लेओस को भी कहीं हम डेवलप्ड भी मान सकते हैं, ठीक है, डेवलपिंग से डेवलप्ड की तरफ ये जा रहे हैं, बट इन देशों के अंदर एक तरीके से इसको एक सोशली एक्सेप्टेबल प्रैक्टिस माना जाता है कि भाई डोमेस्टिक वायलेंस होना ही चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद में दिस ऑनगोइंग चैलेंज नेसेसिटेट्स अ रिबाउस्ड इंटरनेशनल लीगल फ्रेमवर्क टू इंश्योर दैट विमेन एवरीवेयर आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम हार्म विद इन देयर होम्स। तो अब देखो इस वजह से अब ये जो ग्लोबल नॉर्म्स है वेस्टर्न कंट्रीज ने बैन कर रखा है, इंडिया ने 2005 में बैन किया, लगभग 20 साल ही हुए हैं, कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, ठीक है। उसके अलावा अभी भी इंडिया में डोमेस्टिक वायलेंस होता है, ये तो हम मानते ही हैं। उसके अलावा कुछ देशों में इसको एक सोशली एक्सेप्टेबल प्रैक्टिस माना जाता है। तो वी नीड अ इंटरनेशनल फ्रेमवर्क लाइक द वो ह्यूमन राइट वाला कन्वेंशन हुआ था ना 1948 के अंदर, उस तरीके का एक फ्रेमवर्क चाहिए जिसके ऊपर सारे के सारे कंट्रीज साइन करे और उससे रिलेटेड लॉज वगैरह बनाए, ठीक है। तो दिस इज द ग्लोबल पर्सपेक्टिव ऑन डोमेस्टिक वायलेंस। कुछ देशों के अंदर बैन है और कुछ देशों के अंदर ऐसे माना जाता है कि भाई ये तो एक सोशली एक्सेप्टेबल प्रैक्टिस है, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट थिंग दैट इज रिगार्डिंग इंटरनेशनल लीगल फ्रेमवर्क फॉर विमेन। तो सबसे पहला लीगल फ्रेमवर्क जो साइन हुआ था इट वाज नॉट रिगार्डिंग डोमेस्टिक वायलेंस, इट वाज रिगार्डिंग जनरल डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। ये जनरल डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड एक कन्वेंशन है जो साइन हुआ था, CEDAW कहते हैं इसे, ठीक है, कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, ठीक है। ये 1979 के अंदर साइन हुआ था। पहले इसके बारे में बात करते हैं, फिर उसके बाद में एक और ट्रीटी हुई थी, फिर मॉडल लॉज बने थे, फिर इंडिया ने किस तरीके से उन्हें अडॉप्ट किया दैट वी विल डिस्कस, ठीक है। तो यहां पे देखो ग्लोबल कंसर्न फॉर प्रिवेंटिंग वायलेंस अगेंस्ट वुमेन लेड टू क्रिएशन ऑफ सिग्निफिकेंट इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड लीगल स्टैंडर्ड्स। तो जैसे जैसे वुमेन के अगेंस्ट वायलेंस बढ़ने लगा, कोई लॉज थे नहीं, ठीक है, तो क्या हुआ कि एक जरूरत पड़ने लग गई एक इंटरनेशनल ट्रीटी की। अब ये इंटरनेशनल ट्रीटी कौन सी थी? कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, जिसको हम शॉर्ट में CEDAW भी कहते हैं। ये 1979 के अंदर साइन हुआ। इंडिया इज ऑल्सो सिग्नेटरी टू दिस, ठीक है, इंडिया ने भी इसे साइन किया है और इसके अंदर जनरली इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क और इस तरीके की चीजों के बारे में बात हुई थी। उसके बाद में यूनाइटेड नेशंस ट्रीटी डिफाइंस डिस्क्रिमिनेशंस and set a clear agenda for national action to end such practice। तो यूनाइटेड नेशन की ये जो ट्रीटी थी इसके अंदर डिस्क्रिमिनेशन को डिफाइन किया गया और ये बोला गया कि एक एजेंडा बनाओ ताकि देशों को बोला गया कि एजेंडा बनाओ, लॉज वगैरह बनाओ ताकि इन चीजों को खत्म किया जा सके। 95 देशों ने इसके ऊपर साइन किया, ठीक है, इंडिया इज अमंग देम। और इसके अंदर यह है कि ये जो CEDAW है इट रिक्वायर्स द स्टेट्स मतलब कंट्रीज टू टेक मेजर्स टू एलिमिनेट डिस्क्रिमिनेशन एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। तो देखो CEDAW 1979 MCQ के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म भी रट लेना है इसकी। 95 सिग्नेटरीज है, इंडिया इज वन ऑफ देम, ठीक है। इसके अंदर ये बोला गया कि डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करो, पर्टिकुलरली वायलेंस डिस्कस नहीं हुआ है, ठीक है। सिर्फ वायलेंस के ऊपर नहीं था, ये डिस्क्रिमिनेशन के अंदर था। वायलेंस इज फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, तो इट इज अ ब्रॉडर टर्म या फिर एग्जैक्टली डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट ये नहीं था। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द सेकंड थिंग दैट इज रिगार्डिंग यूएन डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशंस ऑफ वायलेंस। अब उसके बाद में देखो CEDAW के बाद में क्या आता है, द यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, ठीक है। इट वॉज अडॉप्टेड इन 1993। तो जो CEDAW था 1979 इट वाज रिगार्डिंग जनरल डिस्क्रिमिनेशन, जिसके अंदर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क या फिर राइट टू वर्क, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे के अंदर एंट्री करना, ये वगैरह सारी चीजें थी। लेकिन
उसके बाद में 1993 के अंदर द यूएन डिक्लेरेशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वीमेन ये अडॉप्ट किया गया 1993 के अंदर, एंड इट डिफाइंस वायलेंस एज एनी जेंडर बेस्ड एक्ट रिजल्टिंग इन फिजिकल, सेक्सुअल और साइकोलॉजिकल सफरिंग। इसके अंदर वायलेंस को कैसे डिफाइन किया गया? कोई भी जेंडर बेस्ड एक्ट, मतलब एक अलग अलग जेंडर के लोग दूसरे के ऊपर जो चीज इन्फ्लिक्ट कर रहे हैं जिसकी वजह से फिजिकल अब्यूज हो रहा है, सेक्सुअल अब्यूज हो रहा है या फिर साइकोलॉजिकल सफरिंग हो रही है, उसे वायलेंस बोला गया। ठीक है, दिस इंक्लूड्स थ्रेट्स ऑफ सच एक्ट्स, कोअर्जन और आर्बिट्रेरी डेप्रिवेशन ऑफ लिबर्टी वेदर अकरिंग इन पब्लिक और प्राइवेट लाइफ। तो इसके अंदर यह है कि सिर्फ वायलेंस ही नहीं, मतलब मारना पीटना ही नहीं, ठीक है, अगर धमकी भी दी जा रही है, डराया भी जा रहा है, वो भी इसकी कैटेगरी के अंदर आ जाएगा। ठीक है, कोअर्जन का मतलब होता है किसी को डराना धमकाना। डिक्लेरेशन कवर्स अ वाइड रेंज ऑफ अब्यूजेस फ्रॉम डोमेस्टिक बैटरी, मतलब मारना पीटना, सेक्सुअल अब्यूज ऑफ चिल्ड्रन टू ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस लाइक फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन। आई वॉन्ट लाइक टू डिस्क्राइब इट मोर। ठीक है, बैटरी का मतलब मारना पीटना होता है, सेक्सुअल अब्यूज ऑफ चिल्ड्रन वी हैव ऑलरेडी डन अ वेरी सीरियस लेक्चर ऑन दिस। ठीक है, और ये आगे वाला जो वर्ड है मतलब जस्ट चैट जीपीटी और समथिंग। ठीक है, आई वॉन्ट बी एबल टू कंफर्टेबल टू स्पीक अबाउट दीज थिंग्स इन कैमरा। ठीक है, उसके बाद में इट ऑल्सो एक्सटेंड्स टू वायलेंस अकरिंग आउटसाइड द फैमिली सच एज सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क, ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड प्रोस्टिट्यूशन। तो इस ट्रीटी के अंदर यह भी डिस्कस किया गया कि फैमिली के बाहर भी वायलेंस हो सकता है यार, सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस ये भी हो सकता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ठीक है, इंसानों को बेचना खरीदना, इसके अगेंस्ट तो हमारे पास एक फंडामेंटल राइट भी है। उसके बाद में फोर्स्ड प्रोस्टिट्यूशन, वो आलिया भट्ट की एक मूवी आई थी ना गंगूबाई काठियावाड़ी नाम से, तो उसके अंदर क्या हुआ था कि फोर्स्ड प्रोस्टिट्यूशन ही था, उसको डाल दिया गया था उसके अंदर। ठीक है, तो ये अगेंस्ट वायलेंस जो यूएन की ट्रीटी हुई वो कौन से साल के अंदर हुई? 1993 के अंदर हुई। और मॉडल लॉज जो है इस ट्रीटी के हिसाब से, जो मॉडल लॉज है, मॉडल लॉज का मतलब वो लॉज जो यूएन दो अलग अलग देशों को देता है, जो जो देश साइन करते हैं ना उनको देता है और बोलता है कि इनके हिसाब से अपने कानून ड्राफ्ट करो। मॉडल लॉज जो है वो 1996 के अंदर आए थे। ठीक है, ये ट्रीटी कब साइन हुई थी? 1993 के अंदर। CEDAW कब साइन हुआ था? 1979। ये वाली जो ट्रीटी है यूएन डिक्लेरेशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, दिस इज 1993 की ट्रीटी। अब मॉडल लॉज जो है वो कब आए थे? 1996 के अंदर आए थे। ठीक है, ये इस वाली ट्रीटी के अंदर जो मॉडल लॉज बनाए गए थे जिसके हिसाब से देशों को बोला गया था कि अपने लॉज बनाओ, ये 1996 के अंदर आए थे। इंडियाज कमिटमेंट टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, दिस इज द हेडिंग ऑफ दिस स्लाइड। ठीक है, तो इंडियाज लीगल इवोल्यूशन रिगार्डिंग वुमेन्स सेफ्टी इज डीपली रूटेड इन इट्स पार्टिसिपेशन इन इंटरनेशनल फोरम्स एंड डिक्लेरेशन। तो इंडिया ने जो कुछ भी लॉज वगैरह बनाए हैं वो मेनली हमारे इंटरनेशनल कमिटमेंट्स के हिसाब से ही है। इंडिया अगर कोई इंटरनेशनल कमिटमेंट करता है तो जनरली उसे मानता है। ठीक है, तो इंडिया इज वन ऑफ द सिग्नेटरी ऑफ दिस यूएन डिक्लेरेशन ऑफ एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। 1993 वाला जो डिक्लेरेशन है इंडिया ने इसे साइन किया। मॉडल लॉज कब आए? 1996 के अंदर आए। और इंडिया ने लॉज कब तक ड्राफ्ट कर लिए? 2005 तक ड्राफ्ट कर लिए। ठीक है, बाय बीइंग अ पार्टी टू दिस पर्टिकुलर कन्वेंशन, इंडिया एक्नॉलेजेस दैट स्टेट नेग्लेक्ट ऑफ वायलेंस आल्सो कॉन्स्टिट्यूट वायलेंस। ठीक है, तो मतलब एक तरीके से ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट अ वायलेशन। तो एक तरीके से मतलब ये है कि इंडिया ने अगर इन चीजों को नहीं माना तो वो वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल नॉर्म्स होगा। इंडिया जनरली अधेयर्स टू द इंटरनेशनल नॉर्म्स, तो हमने इसके ऊपर साइन किया। फिर उसके बाद में यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स जो है, इन्होंने मॉडल लेजिस्लेशन मतलब मॉडल लॉज बनाए डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर 1996 के अंदर, विच सर्व्ड एज अ वाइटल ड्राफ्टिंग गाइड फॉर इंडियाज ओन कॉम्प्रिहेंसिव लॉज। मॉडल लॉज का मतलब यही होता है कि यूएन के अंदर कोई भी ट्रीटी होती है, वहां पे देश साइन करते हैं, फिर मॉडल लॉज बनते हैं, फिर उनके ऊपर देश अपने लॉज बना लेते हैं, अपनी कंडीशंस के हिसाब से उनको डिस्कस करके पार्लियामेंट में लॉज वगैरह ड्राफ्ट कर लेते हैं। और इसके लिए एक टाइम फ्रेम मिलता है, मतलब 5 साल, 10 साल, 11 साल ऐसे टाइम फ्रेम मिलता है। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट थिंग, यहाँ पे ये चीज देख लेना कि ईयर्स याद रखना आप। सबसे पहले CEDAW 1979, उसके बाद में ये एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस वाली जो ट्रीटी है वो 1993, उसके बाद में मॉडल लॉज कब आए? 1996 के अंदर आए। और इंडिया ने अपना लॉ कब पास किया? 2005 के अंदर पास किया। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड विथ some of my marketing purposes. ठीक है, I am also doing CLAT lectures, I guess you know about it. जनवरी के जीके के वीडियो में जल्दी डाल दूंगा। फेब के तो जब फेब खत्म होगा
और मार्च स्टार्ट होगा तो मैं 10-12 मार्च से पहले फेब का पूरा राउंड अप डाल दूंगा, 4-5 वीडियो। जीके के अंदर इसके बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। और बिगिनर्स के लिए जो बच्चे क्लैट की तैयारी चालू कर रहे हैं, देयर आर सीरीजेस ऑन माय चैनल, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, लॉ ऑफ क्राइम, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, ठीक है, इनकी अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई पड़ी है, तो यू कैन जस्ट गो टू दीज प्लेलिस्ट एंड क्लियर योर बेसिक्स रिगार्डिंग लीगल रीजनिंग, ठीक है। अब इवोल्यूशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस लॉज इन इंडिया, तो देखो हमारा जो डोमेस्टिक वायलेंस का प्रोटेक्शन वाला एक्ट है वो तो 2005 में आया था। 2005 से पहले क्या होता था ये एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रायर टू 2005 द इंडियन लीगल सिस्टम डिड नॉट रिकॉग्नाइज डोमेस्टिक वायलेंस एज अ डिस्टिंक्ट कैटेगरी ऑफ लॉ। तो 2005 से पहले डोमेस्टिक वायलेंस को हम एक अलग कैटेगरी मानते ही नहीं थे, अलग से क्राइम इसे मानते ही नहीं थे, ठीक है। उसके बाद में इंस्टेड सच एक्ट्स वर ऑफन ट्रीटेड एज क्रुएलिटी अंडर क्रिमिनल लॉ। आईपीसी के अंदर जो क्रुएलिटी वाला सेक्शन था ना, उसके अंडर इनको इन केसेस को रजिस्टर कर लिया जाता था। एंड सर्व्ड प्राइमरीली एज ग्राउंड फॉर सीकिंग डाइवोर्स। अगर डाइवोर्स लेना है तो ही ये काम आता था कि हस्बैंड है वो क्रुएलिटी कर रहा है, इस वजह से मुझे डाइवोर्स चाहिए। अब यहां पे देखो एक कैच पॉइंट है, इंडिया के अंदर फैमिली कोर्ट्स एस्टेब्लिश हुए थे, ये हमने इस यूनिट के पहले चैप्टर के अंदर पढ़ा था, ठीक है। फैमिली कोर्ट्स का मेन गोल होता है फैमिली को बनाए रखो, डाइवोर्स मत होने दो, ठीक है। तो अब विमेन अगर जाएगी और बोलेगी कि डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, तो फैमिली कोर्ट का तो गोल ही अलग है। उनका तो गोल ये है कि भाई फैमिली टूटनी नहीं चाहिए। तो मोर और लेस ये चीज कभी एड्रेस हो ही नहीं पाती थी। जब विमेन जाके बोलती भी थी ना वहां पे कि मतलब मेरे अगेंस्ट वायलेंस हो रहा है, तो फैमिली कोर्ट्स का तो मेन गोल ही ये है कि भाई फैमिली डिवाइड नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज कभी सामने आ ही नहीं पाती थी और इसको क्रिमिनल लॉ रिकॉग्नाइज भी नहीं करता था। और सिविल रेमेडीज भी बिल्कुल नहीं थी, मतलब ऐसे कि भाई मॉनेटरी रिलीफ, अगर हस्बैंड पैसे नहीं दे रहा तो वो दिलवा दो, ये सब भी नहीं था, कुछ नहीं था, ठीक है। तो 2005 से पहले बहुत ज्यादा हालत खराब थी हमारे देश की इन टर्म्स ऑफ द लॉज ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। देयर वाज आल्सो अ लैक ऑफ सिविल लॉज दैट कुड प्रोवाइड रेमेडीज लाइक मॉनेटरी रिलीफ या फिर प्रोटेक्शन ऑर्डर, ठीक है, कि विमेन को प्रोटेक्ट करने का ऑर्डर मिल जाए, ऐसा भी कुछ नहीं था। सिविल रेमेडी भी नहीं थी। फैमिली लॉ रिफॉर्म्स इन 1980s, जब फैमिली कोर्ट्स वगैरह एस्टेब्लिश हुए, फोकस्ड मोर ऑन प्रिजर्विंग द फैमिली यूनिट एट ऑल कॉस्ट रेदर देन एम्फसाइजिंग इंडिविजुअल राइट्स एंड सेफ्टी। तो इन कोर्ट्स का तो मेन फोकस ही ये था कि फैमिली बनी हुई रहनी चाहिए, तो ये कहीं ना कहीं विमेन को हेल्प नहीं कर पाते थे, उल्टा ही जा रहा था सिनेरियो, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट थिंग, दैट इज द लॉ दैट वी पास्ड इन 2005। तो प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 पास किया गया भारत सरकार के द्वारा, ठीक है। इट वाज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय द मॉडल लॉज, ठीक है, जो 1996 के अंदर आए थे, मैंने आपको बताया ही था। तो इन 2005 इंडियन पार्लियामेंट अडॉप्टेड द प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, ठीक है, टू प्रोवाइड इफेक्टिव प्रोटेक्शन टू विक्टिम्स ऑफ फैमिली बेस्ड वायलेंस, ठीक है। तो हमने ये अडॉप्ट किया 2005 के अंदर फैमिली बेस्ड वायलेंस के जो विक्टिम्स है उनको बचाने के लिए। दिस एक्ट वाज हेवीली इन्फ्लुएंस्ड बाय इंटरनेशनल फ्रेमवर्क्स लाइक कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, ठीक है, CEDAW, और ये मॉडल लेजिस्लेशन 1979 वाली ट्रीटी, 1993 वाली ट्रीटी और 1996 वाले मॉडल लॉ से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है। उसके बाद में प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 is primarily a civil law designed to provide compensation and immediate support to women. ये देखो प्राइमरीली सिविल लॉ है, बट इसके अंदर क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन के प्रोविजंस भी है, ठीक है। मतलब ज्यादातर ये लॉ सिविल है, बट कुछ ऐसे एक्ट्स है जो क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन को भी मतलब इंटरटेन करते हैं। कुछ ऐसे लॉज होते हैं जैसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, जिसके अंदर बैंक नोट की, चेक की डेफिनेशन लिखी हुई है, लेकिन चेक बाउंस एक क्रिमिनल ऑफेंस है, ठीक है। तो सिविल लॉ के अंदर भी कुछ क्रिमिनल एलिमेंट्स हो सकते हैं। अब यहाँ और टैक्स वाला भी आपको याद होगा, ठीक है, पता होगा, टैक्स इवेजन इज अ क्राइम। तो टैक्सेशन लॉ वैसे तो सिविल लॉ ही है, लेकिन उसके अंदर एक क्रिमिनल एलिमेंट भी है ना, दैट इज टैक्स इवेजन। तो इट इज प्राइमरीली अ सिविल लॉ डिजाइन टू प्रोवाइड कंपनसेशन, मतलब इमीडिएटली पैसे दिलवाओ और इमीडिएट सपोर्ट प्रोवाइड करवाओ विमेन को। क्रिमिनल ट्रायल थोड़ी सी लंबी चलती है, इस वजह से सिविल रेमेडीज जल्दी देता है कोर्ट, ठीक है। उसके बाद में अनलाइक क्रिमिनल प्रोसीडिंग दैट डिपेंड ऑन स्टेट प्रोसिक्यूशन, दिस एक्ट इज विक्टिम ड्रिवन, अलाउइंग विमेन टू हैव डायरेक्ट एक्सेस टू द कोर्ट फॉर सीकिंग रिलीफ, ठीक है। तो ये क्रिमिनल ट्रायल से थोड़ा सा अलग होता है, विमेन को थोड़ा ज्यादा प्रिविलेज इसके अंदर दिया जाता है, एंड दे कैन डायरेक्टली अप्रोच द कोर्ट एंड सीक द नॉर्मल सिविल रेमेडी पहले, ठीक है। सिविल रेमेडी नॉर्मल वाली कि भाई पैसे नहीं है तो पैसे दिलवाओ हस्बैंड से, या फिर प्रोटेक्शन दिलवाओ कि भाई वो मारपीट ना करे, इस तरीके की चीजें शुरुआत में मिल जाती है। बाद में जो गिल्टी होता है उसको क्रिमिनल ट्रायल चला के सजा भी दे देते हैं, ठीक है। तो दिस इज अबाउट दिस पर्टिकुलर लॉ विच वाज पास्ड इन 2005। उसके बाद में देखिए डोमेस्टिक रिलेशनशिप अंडर इंडियन लॉ,
तो ये वाला जो लॉ है, डोमेस्टिक वायलेंस वाला एक्ट है, ये सिर्फ वाइफ्स को प्रोटेक्ट नहीं करता, वाइफ्स के अलावा ये बहुत अलग अलग तरीके के कैटेगरीज ऑफ विमेन को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। इट हैज कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशंस। तो यहाँ पे देखो, दिस लॉ, पूरा नाम तो क्या ही पढ़ूं यार, प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, अडॉप्ट्स अ वेरी ब्रॉड डेफिनेशन ऑफ डोमेस्टिक रिलेशनशिप टू इंश्योर दैट नो विमेन इज लेफ्ट विदाउट लीगल प्रोटेक्शन। इट कवर्स नॉट ओनली वाइफ्स बट ऑल्सो मदर्स, सिस्टर्स, ठीक है, डॉटर्स, इवन विमेन लिविंग इन लिव इन रिलेशनशिप, ठीक है। तो अगर मान लो कोई अपनी मदर के साथ मारपीट कर रहा है तो वो भी डोमेस्टिक वायलेंस है, सिस्टर के साथ मारपीट कर रहा है डोमेस्टिक वायलेंस है, कोई बाप अपनी बच्ची को मार रहा है वो भी डोमेस्टिक वायलेंस है, और लिव इन रिलेशनशिप के अंदर भी अगर विमेन के अगेंस्ट कोई इस तरीके का वायलेंस हो रहा है तो उसको भी डोमेस्टिक वायलेंस माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद में द एक्ट फर्दर इंट्रोड्यूसेस द कॉन्सेप्ट ऑफ शेयर्ड हाउस होल्ड, मीनिंग दैट द प्रोटेक्शन इज नॉट लिमिटेड टू अ मैट्रिमोनियल होम बट ऑल्सो इंक्लूड मदर्स एंड सिस्टर्स, ठीक है। ये तो शायद आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। दिस इज अबाउट द डोमेस्टिक रिलेशनशिप अंडर इंडियन लॉ। डेफिनेशन ऑफ अब्यूज, अब अब्यूज की क्या डेफिनेशन है, ये थोड़ा सा ध्यान से देख लेना कि यार एग्जैक्टली अब्यूज होता क्या है। तो सेक्शन 3 के अंदर लिखा हुआ है ये जो प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, यार इसका कोई शॉर्ट फॉर्म भी नहीं है, मतलब इतना लंबा लॉ है, बोला ही नहीं जाता, ठीक है। पूरी एनर्जी तो इसी में खत्म हो जाती है इस लॉ का नाम लेते लेते ही। दिस प्रोवाइड्स an extensive definition of domestic violence covering any act or omission or commission by the respondent that harms the victim, ठीक है। तो जिस जो रिस्पोंडेंट है, मतलब जो एक तरीके से अक्यूज्ड है, उसकी वजह से अगर कोई भी हार्म हुआ है तो इसके अंदर आता है, बहुत सारी चीजों को ये कवर करता है। इट इंक्लूड्स फिजिकल, सेक्सुअल, वर्बल, इमोशनल, इकोनॉमिक अब्यूज दैट अफेक्ट द विमेन्स हेल्थ, सेफ्टी एंड वेलबींग, ठीक है। तो कोई भी फिजिकल अब्यूज मतलब मारना पीटना, सेक्सुअल अब्यूज, वर्बल अब्यूज मतलब गाली गलौज करना, ठीक है। उसके अलावा इमोशनल अब्यूज, इकोनॉमिक अब्यूज, ये सारे के सारे अगर विमेन के हेल्थ, सेफ्टी और वेलबींग के खिलाफ जा रहे हैं तो इन्हें अब्यूज माना जाएगा, ठीक है। अब मान लो कि कोई विमेन है हु इज अर्निंग लाइक 1 लाख रुपए महीना और उसका हस्बैंड कमाता है 5 लाख रुपए महीना, ठीक है, और उसका हस्बैंड अब उसे पैसे देने बंद कर देता है, ठीक है। इट इज नॉट इकोनॉमिक अब्यूज, क्योंकि देखो शी इज ऑल्सो अर्निंग 1 लाख, 1 लाख कम नहीं होता भारत के अंदर, ठीक है। लेकिन अगर मान लो विमेन कुछ नहीं कमा रही है और हस्बैंड इज द ओनली ब्रेड विनर ऑफ द फैमिली एंड ही डज नॉट पेज मनी और गिव्स मनी टू हिज वाइफ, इट इज इकोनॉमिक अब्यूज, ठीक है। उसके बाद में द डेफिनेशन ऑल्सो स्पेसिफिकली एड्रेसेस हरेसमेंट रिलेटेड टू अनलॉफुल डॉवरी डिमांड्स एंड एनी कंडक्ट दैट थ्रेटन्स द विमेन ऑन हर रिलेटिव्स, ठीक है। तो वही है, किसी भी विमेन के मतलब शादी होने के बाद उसके घर वालों को गाली देना, ठीक है, उसके मतलब मम्मी पापा को गाली देना, उसके भाइयों को गालियां देना और डावरी की डिमांड करना, दहेज की डिमांड करना भी इसके अंदर अब्यूज के अंदर आएगा और डोमेस्टिक वायलेंस वाला लॉ लग सकता है, ठीक है। बाय इंक्लूडिंग इकोनॉमिक एंड इमोशनल हार्म, द लॉ रिकॉग्नाइजेस दैट वायलेंस इज नॉट ऑलवेज विजिबल बट स्टिल कैन बी डीपली डिस्ट्रक्टिव टू अ पर्सन, ठीक है। आई गेस ये समझ में आ गया होगा डेफिनेशन ऑफ अब्यूज। नाउ सपोर्ट सिस्टम एंड स्पेशल ऑफिसर्स, ये लॉ हमने पढ़ तो लिया कि भाई ये चीजें इसके अंदर है। अब इसको एनफोर्स करने के लिए कोर्ट ने क्या कर रखा है वो हम देखते हैं। तो फॉर इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ, द एक्ट जो भी है यार एस्टेब्लिशेस अ नेटवर्क ऑफ सपोर्ट सिस्टम्स इंक्लूडिंग प्रोटेक्शन ऑफिसर्स एंड सर्विस प्रोवाइडर्स, ठीक है। तो प्रोटेक्शन ऑफिसर्स और सर्विस प्रोवाइडर्स बनाए जाते हैं, जनरली सोशल वर्कर्स, एनजीओज, पुलिस ऑफिसर्स, जनरली विमेन, ठीक है, फीमेल पुलिस ऑफिसर्स, इनको प्रोटेक्शन ऑफिसर्स या सर्विस प्रोवाइडर्स बनाया जाता है। प्रोटेक्शन ऑफिसर्स हु आर यूजुअली विमेन एक्ट एज अ वाइटल नेक्सस बिटवीन विक्टिम एंड द जस्टिस सिस्टम, ये पूरा का पूरा फैसिलिटेट करते हैं, विमेन को बचाना, सेफ जगह शिफ्ट करना, ये सारे काम प्रोटेक्शन ऑफिसर्स करते हैं जो जनरली विमेन पुलिस ऑफिसर्स होती है, ठीक है। देयर रोल इन्वॉल्व्स असिस्टिंग विमेन इन फाइलिंग एप्लीकेशन, हेल्पिंग देम एक्सेस फ्री लीगल एड, ensuring that they find सेफ शेल्टर और मेडिकल सर्विसेज, ठीक है। तो फाइलिंग के अंदर ये मदद करते हैं, फ्री लीगल एड दिलवाने के अंदर ये मदद करते हैं, सेफ शेल्टर मतलब सेफ जगह उन्हें पहुंचाना और मेडिकल सर्विसेज वगैरह भी फ्री में दिलवाने में ये मदद करता है, ठीक है। एडिशनली एनजीओज, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, कैन रजिस्टर एज सर्विस प्रोवाइडर्स टू ऑफर एसेंशियल सपोर्ट, प्रोवाइडिंग अ मोर कंफर्टेबल एनवायरनमेंट फॉर विमेन टू सीक हेल्प, ठीक है। इंडिया देखो लॉ जब तक बनाता नहीं है तब तक बनाता नहीं है, बनाते हैं हम तो भाई कानून तो ढंग के ही होते हैं, ठीक है। जब तक नहीं बनाया तब तक नहीं बनाया, जब बनाया तो भाई सारी चीजें ध्यान में रखी है, मतलब ठीक है, इट्स अ गुड थिंग। उसके बाद में
जुडिशियल रेमेडीज एंड इमरजेंसी रिलीफ, तो रेमेडीज क्या क्या है और इमरजेंसी रिलीफ क्या क्या है, तो ये वाला जो लॉ है इट एम्पावर्स द मैजिस्ट्रेट्स टू इशू सेवरल टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स टू प्रोटेक्ट वुमेन, मोस्ट नोटेबली स्टॉप वायलेंस ऑर्डर्स व्हिच प्रोवाइड इमरजेंसी रिलीफ, ठीक है, स्टॉप द वायलेंस का ऑर्डर मजिस्ट्रेट पास कर देता है, उसके बाद में अगर वायलेंस हो गया तो भाई सीधा का सीधा जेल में डाल दिया जाएगा अगले इंसान को, ठीक है। दीज ऑर्डर्स कैन प्रोवाइड इमीडिएट सेफ्टी एंड अलाउ वुमेन टू एनफोर्स देयर लॉज सच एज डाइवोर्स लॉज एज वेल, ठीक है। ये डाइवोर्स वगैरह के अगर लेना चाहती है कोई वुमेन तो भी ये काम आ जाते हैं कि भाई मेरे साथ ये सब हुआ था, रिकॉर्ड है, सब कुछ ऑन पेपर है, तो वो ऑन पेपर है, सरकारी है, कोर्ट का ऑर्डर है, तो वो तो काम आएगा ही, ऑब्वियस बात है, ठीक है। दिस एक्ट ऑल्सो स्टेपुलेट्स अ सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम अलाउइंग वुमेन टू यूज वन सूट टू एनफोर्स ऑल सिविल एंड क्रिमिनल राइट्स साइमल्टेनियसली, मतलब ये नहीं है कि भाई सिविल कोर्ट में जाओ क्रिमिनल कोर्ट में जाओ, सिंगल विंडो है, एक साथ ही आराम से स्ट्रीमलाइनिंग के अंदर ही काम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में इट इंक्लूड्स प्रिवेंटिंग disposition from the home even if divorce petition is pending, ensuring that women's immediate residence remains secure। अगर मान लो डाइवोर्स पिटीशन चल भी रही है तो भी हस्बैंड अपनी वाइफ को घर से बाहर नहीं निकाल सकता, और अगर वायलेंस वापस कर दिया तो वुमेन को एक कंप्लेन करनी है, जो भी सपोर्ट सिस्टम्स है या फिर प्रोटेक्शन ऑफिसर्स है उनको एक कॉल कर दो, वो उठा के ले जाएंगे उसे, ठीक है। दैट्स द सिनेरियो। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट थिंग, दैट इज सेक्सुअल हरेसमेंट एट वर्क प्लेस। हमने डोमेस्टिक वायलेंस वाले लॉज पढ़ लिया, इंटरनेशनल ट्रीटीज पढ़ लिया। अब सेक्सुअल हरेसमेंट एट वर्क प्लेस इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ ग्रेव वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड अ फंडामेंटल राइट टू वर्क विद डिग्निटी। तो कई बार ऐसे होता है कई फैक्ट्रीज के अंदर, मतलब मान लो कि कोई फैमिली है जिसके अंदर किसी वुमेन के हस्बैंड की डेथ हो जाती है या फिर कोई परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है, बच्चे भी है, घर का ध्यान रखना है, तो शी इज वर्किंग, ठीक है, ओनली ब्रेड विनर ऑफ द फैमिली, एंड समवन एट हर वर्क प्लेस इज हैरेसिंग हर, शी इज थिंकिंग कि अगर कंप्लेन करूंगी तो हो सकता है कि नौकरी चली जाए, नौकरी चली जाए तो भाई घर कैसे चलेगा, तो कई विमेन को यहाँ पे भी टारगेट किया जा सकता है। बॉसेस डू दैट, ठीक है, बॉसेस नहीं, मैनेजर्स, कोई भी हो सकता है, बुरा इंसान कहीं पे भी हो सकता है, मैं किसी एक स्पेसिफिक इंसान को नहीं टारगेट कर रहा, ठीक है। उसके बाद में देखो, इन इंडिया द लीगल फ्रेमवर्क फॉर दिस इशू वाज फेमसली शेप्ड बाय अ लैंडमार्क केस ऑफ स्टेट ऑफ राजस्थान, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान केस था, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये केस गया था। दिस केस ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ गैंग रेप ऑफ भंवरी देवी, अ सोशल वर्कर हु वाज अटैक्ड फॉर ट्राइंग टू स्टॉप अ प्रैक्टिस ऑफ चाइल्ड मैरिज, ठीक है। एक भंवरी देवी नाम की सोशल वर्कर थी, शी वाज ट्राइंग टू स्टॉप अ चाइल्ड मैरिज, ठीक है, एंड शी वाज बीइंग गैंग रेप्ड। तो उसके बाद में ये केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया था, फिर विशाखा गाइडलाइंस आई थी, और फिर उसके बाद में मतलब बेसिकली ये लॉ बना था जो 2013 के अंदर हमने बनाया था, ठीक है। व्हेन द ट्रायल कोर्ट एक्विटेड द ऑफेंडर्स, द सुप्रीम कोर्ट स्टेप्ड इन। ट्रायल कोर्ट ने क्या किया, जो ये ऑफेंडर्स थे जिन्होंने गैंगरेप किया था, इनको एक्विट कर दिया, ठीक है। फिर सुप्रीम कोर्ट गेम के अंदर आता है, साइटिंग द लैक ऑफ स्पेसिफिक इंडियन लॉज एंड रिलाइंग ऑन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, हमने ये सबसे पहले तो विशाखा गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट ने निकाली 1997 के अंदर, उनको हमने कुछ सालों तक फॉलो किया, और फिर उसके बाद में हमने खुद का एक लॉ बना लिया रिगार्डिंग द प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। तो इन द एब्सेंस ऑफ इनेक्टेड लेजिस्लेशन, the Supreme Court established the Vishaka Guidelines in 1997 to provide a framework for preventing workplace harassment. These guidelines mandated that employers include anti-harassment rules in code of conduct and establish female-led complaint committee. Internal complaint committee होनी चाहिए। अब आप अपनी स्कूल के अंदर देखना, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर 20 से ज्यादा फीमेल इंप्लॉयज है ना, तो देयर शुड बी एन इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी फॉर रिपोर्टिंग सेक्सुअल हरेसमेंट एट वर्क प्लेस, जो नहीं होता है यार, इसका एनफोर्समेंट बहुत कम है। मतलब आई हैव वर्कड एट अ लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आई हैव नेवर सीन सच काइंड ऑफ अ कमिटी, मैंने तो कभी नहीं देखी, ठीक है। आप अपनी स्कूल के अंदर चेक करना अगर है या नहीं है, आई डोंट थिंक दे विल बी देयर, ठीक है। करना चाहिए बट करते नहीं, एनफोर्समेंट वीक है इसका थोड़ा। उसके बाद में ऑर्गेनाइजेशंस वर रिक्वायर्ड टू इनिशिएट डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट द ऑफेंडर्स एंड इंश्योर दैट ऑल फीमेल एम्प्लॉइज वर मेड अवेयर ऑफ देयर राइट्स, ठीक है। अंडर आर्टिकल 32 दीज गाइडलाइंस हेल्ड the force of law and had to be strictly obeyed by public and private sectors until a legal structure was adopted, ठीक है। जब तक legal structure adopt नहीं होता, जो 2013 में हुआ था, 2013 के अंदर हुआ था, तब तक इन्हीं गाइडलाइंस को फॉलो करना था। These were विशाखा गाइडलाइंस established in the case of विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, ठीक है। अब ये जो लॉ है, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्कप्लेस एक्ट 2013, ठीक है, ये विशाखा गाइडलाइंस के हिसाब से ही ड्राफ्ट हुआ था, उनके हिसाब से ही ये लॉ ड्राफ्ट हुआ था। तो लॉ का नाम क्या है, सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्कप्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013, ठीक है। दिस legislation aims to make workplace
सेफर बाय प्रिवेंटिंग एंड रिड्रेसिंग कंप्लेंट्स ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट, ठीक है। इट वाज ऑफिशियली मेड इफेक्टिव अक्रॉस इंडिया ऑन December 9, 2013 बाय द मिनिस्ट्री फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। उसके बाद में दिस कोडिफाइज द रिक्वायरमेंट फॉर रिड्रेसल मैकेनिज्म्स, प्रोवाइड अ स्ट्रक्चर्ड लीगल टूल फॉर वुमेन टू सीक जस्टिस। तो जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 20 से ज्यादा फीमेल इंप्लॉइज है, वहां पे एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी होनी चाहिए, और किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनसे कम है या फिर इंटरनल कंप्लेंट कमेटी नहीं है, तो एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हर डिस्ट्रिक्ट में अपॉइंटेड होता है, उसको भी रिपोर्ट किया जा सकता है, ठीक है। सो दैट्स द सिनेरियो रिगार्डिंग दिस लॉ। नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ योर क्लास 11 legal studies, that is matrimonial rights and legal redressal. So beyond protection from violence, women in India possesses specific matrimonial rights including conjugal rights, maintenance and inheritance, ठीक है। conjugal rights are basically the rights which come with marriage, ठीक है। maintenance बोले तो पैसा वगैरह, inheritance अगर husband की डेथ हो गई तो उसकी प्रॉपर्टी वाइफ को मिलेगी, ठीक है। conjugal rights involve mutual right to companionship and cohabitation forming the foundation of marital relationship, ठीक है। साथ में रहना, companionship, emotional हो गया, physical हो गया, ठीक है। all these things comes under the conjugal rights. If these rights are violated or if violence occurs, women has various legal avenues for redressal through both, एक तो ये protection of women from domestic violence act और उसके अलावा सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट, ठीक है। इसके अंडर वुमेन के पास बहुत सारी रेमेडीज आज के डेट में इंडिया में मौजूद है, ठीक है। दीज लॉज इंश्योर दैट स्टेट एंड द जुडिशरी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अपहोल्डिंग द डिग्निटी एंड सेफ्टी ऑफ वुमेन, ठीक है। आई गेस यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर चैप्टर। थैंक्स अ लॉट फॉर अटेंडिंग ऑल द लेक्चर्स, ठीक है। आई विल सी यू इन grade 12 and do subscribe to my channel and do go through with my CLAT videos and do approach me through email or WhatsApp. I will be more than happy to address your doubts. Thanks a lot guys. See you with the next chapter या फिर अगले साल का पहला चैप्टर, ठीक है। See you guys. Bye.